Good morning students. Today in this video we will study two-dimensional Laplace equation and we will find solution of this equation by the method of separation of variables. लाप्लास इक्वेशन ये है आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 में आपको रिप्रेजेंट की गई है करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन है क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। आपको यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इस इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन। दिस मेथड इज earlier explained in a separate video entitled Method of Separation of Variables. Before watching this video, watch that video to study about this method in detail. इस मेथड में हम क्या अज्यूम करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का u वो दो वेरिएबल x और y का फंक्शन होगा। तो u x y को हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए सॉल्व करना है। इसका मीनिंग है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि राइट साइड पर जो x का फंक्शन है वो है कैपिटल X और स्मॉल y का जो फंक्शन है वो है कैपिटल Y। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि x जो है वो सिर्फ स्मॉल x का फंक्शन है और कैपिटल Y सिर्फ स्मॉल y का फंक्शन है। अब हम ये वैल्यू u की कहाँ पर यूज करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो जरा देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, u का विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड डेरिवेटिव। तो आप जरा राइट साइड को देखिए, राइट साइड पर जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो ये y क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो मैंने लिख दिया एज इट इज। x का विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि कैपिटल x सिंगल वन वेरिएबल का फंक्शन है तो कैपिटल x का विद रिस्पेक्ट टू x आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल नहीं। इसीलिए देखो लेफ्ट साइड पर आपका पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा है क्योंकि u टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, लेकिन राइट साइड पर जो आपका कैपिटल x और कैपिटल y है वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए वहां हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करेंगे। इन ए सिमिलर वे u का विद रिस्पेक्ट टू y जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कैपिटल x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसलिए एज इट इज, और y का विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड। अब ये दोनों वैल्यूज जो है हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो आपकी वैल्यू ये आ गई। अब आपने क्या करना है, ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, आप दोनों टर्म्स को एक्स वाई से क्या कर दें, डिवाइड। तो जब मैं इसके अपॉन में एक्स वाई लिखूं तो आपका y कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, और जब हम इसके अपॉन में एक्स वाई लिखेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। हम y वाली टर्म जो है दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये आपकी फॉर्म आ जाएगी। तो जब आप मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल्स यूज करते हैं तो अगर आपके बोथ फंक्शंस वेरिएबल्स की टर्म सेपरेट हो जाती हैं तभी ये मेथड आपका आप यूज कर सकते हैं। अगर इस टाइप से आपके वेरिएबल्स सेपरेट नहीं होते हैं तो ये मेथड फेल हो जाएगा और आप इसे फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमने पहले भी आपकी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि जब ये दोनों फंक्शन, लेफ्ट साइड सिर्फ x का फंक्शन है, राइट साइड सिर्फ y का फंक्शन है, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब बोथ साइड किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो हमने यहाँ पर क्या सपोज कर लिया कि बोथ साइड किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। एक बार फर्स्ट और लास्ट को लिया तो आपकी इक्वेशन ये आ गई, सेकंड और थर्ड को लिया तो आपकी इक्वेशन ये आ गई। अब हम वही के पर क्या करेंगे, के की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, जीरो होगी या नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम के का केस ले लेते हैं कि के क्या है, पॉजिटिव। इसने के की वैल्यू को एम स्क्वायर लिया है, पी स्क्वायर, के की वैल्यू को एनी नंबर आप चूज कर सकते हो, बस वो जो नोटेशन आप यूज करो कांस्टेंट की वो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज्ड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम एम स्क्वायर सिर्फ इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि आप जब इक्वेशन में के को यूज करते हुए ऑर्डिनरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो तो आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट में ना आए। तो अब आपने क्या करा, के की जगह एम स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये सिंपल आपकी लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इनका सॉल्यूशन निकालने का बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, ये आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख दूंगी मैं, डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर,
इसके रूट क्या आ गए, प्लस माइनस m, तो इसका सॉल्यूशन बन गया c1e की mx c2e की माइनस m। दूसरा जब पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा d डैश स्क्वायर, क्योंकि हम नॉर्मली में विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव को d डैश से डिनोट कर देते हैं, प्लस m स्क्वायर। तो अब इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस आयोटा m। तो हमने यहाँ पर m स्क्वायर इसीलिए यूज करा था ताकि जब स्क्वायर करके उसे सॉल्व करें तो हमारा स्क्वायर रूट ना आए। तो प्लस माइनस आयोटा m का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो उसका सोल्यूशन हो गया c3 cos my प्लस c4 sin my। अब u जो था x और y फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए बोथ वैल्यू को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में। सेकेंड केस लेते हैं जब k आपका क्या हो, जीरो। अगर k जीरो है तो ये बन गया x डबल डैश इक्वल टू जीरो, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा, और सिमिलरली y को करेंगे तो ये बोथ को मल्टीप्लाई में लिख दिया। थर्ड केस है आपका k क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू को मैंने मान लिया माइनस m का स्क्वायर। तो अब आपकी ये इक्वेशन पॉजिटिव में आ गई, ये नेगेटिव में आ गई। तो बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ से रूट आएंगे कॉम्प्लेक्स, तो मैंने उसे कॉस और साइन में लिख दिया। यहाँ से रूट आएंगे आपके रियल, तो उसे e की my और e की माइनस my दोनों का प्रोडक्ट। Thus we obtained three possible solution in equation 4, 5 and 6। और ये तीनों सॉल्यूशन किस लिए आए हैं हमारे, इस केस में हमने k को पॉजिटिव लिया था, यहाँ k को जीरो लिया था, और यहाँ k को नेगेटिव लिया था। आउट ऑफ दीज थ्री we have to choose that solution which is consistent with the given boundary conditions of the problem। कि ये तो अभी हमने सॉल्यूशन तो निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशन वो होगा जो सॉल्यूशन जो भी आपको क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी उनको सेटिस्फाई करेगा। तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आप स्टडी करेंगे उसमें इस सॉल्यूशन पर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि इन तीनों सॉल्यूशन में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो आपकी गिवन कंडीशंस के साथ क्या है, कंसिस्टेंट। क्या है हमारा आर्टिकल, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग गिवन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। तो जो आपकी लाप्लास इक्वेशन है वो तो वही सेम है जो भी मैंने लास्ट आर्टिकल में स्टडी की थी। एडिशनली हमने उस पर कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब आपका यहाँ पर ये वैल्यू है जीरो, कि y की वैल्यू जो है वो जीरो और b के बीच में है, तब आपकी u फंक्शन की वैल्यू x जीरो पर और x की वैल्यू a लेने पर क्या आती है, जीरो। फिर आपका जो u फंक्शन है उसमें जब y की वैल्यू जीरो लें तब भी वैल्यू जीरो आती है, लेकिन y की वैल्यू b लेने पर f ऑफ x आती है। तो अब देखो यहाँ इसने फिगर से भी शो किया हुआ है कि जब आपका u जीरो है, y जीरो है तो u जीरो है, u x की वैल्यू a है तब भी u जीरो है, x की वैल्यू जब जीरो यानी कि y एक्सिस पे u जीरो है, और x y की वैल्यू b लेने पर u की वैल्यू है f ऑफ x। अब आपने जो सॉल्यूशन लास्ट आर्टिकल में निकाला है, तीनों ही सॉल्यूशन पर हम ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे। जो सॉल्यूशन इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए उनके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट आ जाएगा, फ्यूचर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम उसी वैल्यू को k की अज्यूम करते हुए चलेंगे। तो उन सॉल्यूशंस को निकालने तक का पार्ट यहाँ पर एग्जैक्टली आपके लास्ट आर्टिकल से सिमिलर है, तो उस पार्ट को मैं यहाँ स्किप करते हुए, देखिए ये आ गया यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही आपका सॉल्यूशन निकालने के बाद यहाँ पर अब एक पॉइंट ये आप पहले नोट कीजिए बीच में, ये जो कंडीशन है ये कैसे आई है कि u(x,y) आपका इस x इंटू y फंक्शन के इक्वल था। हमने ये जो सेकंड कंडीशन थी इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करा। तो जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह 0 और y को रखोगे एज इट इज, तो राइट हैंड साइड आपकी क्या होनी चाहिए, 0। देखो मैंने x की जगह 0 करा, y की जगह y तो 0 होना चाहिए। फिर जो आपकी सेकंड कंडीशन थी कि x की जगह a ले, तो भी आपका u का आंसर क्या आना चाहिए, 0, हमने लिखा। अब हम कह रहे हैं कि y तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक सॉल्यूशन 0 हो गया तो आपका दोनों का प्रोडक्ट u सॉल्यूशन भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये दोनों कंडीशन किस पर रिड्यूस कर जाती हैं कि x0 0 होगा और xa 0 होगा। अब यहाँ पर जो मेथड है वो आपको स्लाइटली
डिफरेंट लगेगा अपनी वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन के मेथड से। तो आप चाहें तो बिल्कुल सिमिलर स्टेप जो आपने हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन के आर्टिकल में फॉलो किए थे, डायरेक्ट वही आप फॉलो कर सकते हैं, या आप जो यहाँ इसने मेथड करा है, जो आपको बेटर लगे आप यूज कर सकते हैं। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है कि वहां तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट जो यू का आंसर आता था उस पर कंडीशंस अप्लाई कर देते थे। यहाँ इसने क्या किया, यू की कंडीशन से एक्स पर कंडीशन निकाल ली। जब आपका k 0 था, लास्ट आर्टिकल में x आपका ये आया था, इसमें एक बार x 0 को 0 रखा तो c2 आपका क्या आ गया 0। फिर x a को 0 रखा, आपका c1 प्लस a, c1a प्लस c2 बनना था, c2 ऑलरेडी 0 आ चुका, तो मतलब c1a 0, a आपका 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो a है वो आपका x की वैल्यू 0 और a के बीच में लाई कर रही है, तो अगर a 0 हो गया तो x की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, इसलिए आपका c1 0 हो गया। c1 और c2 दोनों 0 होने से x सॉल्यूशन 0 हो गया। अब x 0 है तो आपका u बाई सॉल्यूशन भी क्या 0 हो गया। तो ये तो आपकी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? बट दिस डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जो थी वो आपकी कौन सी कंडीशन थी, जिसमें आपने यू एक्स बी को एफ ऑफ एक्स माना था। तो यानी कि जो k इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो आपकी गिवन कंडीशंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम इस केस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। अब हम लेते हैं k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाला केस। तो यहाँ भी इसने देखो x और y वाला केस सेपरेटली सॉल्व किया है। ये आपकी x वाली इक्वेशन थी, इसका सॉल्यूशन आपने लास्ट आर्टिकल में ये निकाला था। यहाँ भी हम इस पे x 0 0 अप्लाई किया, तो इससे आपका 0 इज इक्वल टू c3 प्लस c4, क्योंकि e की पावर 0 दोनों क्या हो जाएंगे 1। फिर x a 0 किया तो आपकी ये कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन जब आप यूज करते हैं, अब वो लिख रहा है डायरेक्ट, इसने लिख दिया कि सॉल्विंग दिस वी हैव c3 एंड c4 इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो इसको बिल्कुल अपने हीट और वेव इक्वेशन के आर्टिकल की तरह ही सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। आप इसे लिखेंगे c3 इज इक्वल टू माइनस c4, ठीक है। और फिर ये वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, c3 मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो आपका क्या बच जाएगा, e की पावर am माइनस e की पावर माइनस am। अब यहां से देखिए, जब आप c3 को 0 या तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, c3 0 होगा तो आपका c4 0 हो ही जाएगा। हाँ जी, देखिए जब आप इन दोनों कंडीशंस को इक्वल टू 0 लेके चलते हैं तो फर्स्ट कंडीशन से आपका आ जाएगा c3 इज इक्वल टू माइनस c4। ये कंडीशन जब मैंने सेकंड में यूज कर दी तो आपका बन गया c3 e की am माइनस e की माइनस am और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये दो का प्रोडक्ट 0 है तो या तो c3 0 होगा या ये वाला पार्ट 0 होगा। अगर आपका c3 0 है तो इस कंडीशन से c4 ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 0। c3 और c4 0 होने से x जो है वो 0 सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। अगर ये वाला पार्ट 0 है तो इस वाले पार्ट को जब मैं लेफ्ट साइड पर ले आऊंगी तो ये बन जाएगा बेस सेम कलेक्ट करके e की 2am इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल की पावर अगर 1 है तो पावर हमेशा 0 ही होगी। अब 2am 0 है, a 0 नहीं है, m 0 नहीं है, m क्यों 0 नहीं है, क्योंकि m है k की वैल्यू, k है आपका m स्क्वायर और आप m को क्या लेकर चल रहे हो, नॉन जीरो। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है। और अगर ये वाला पार्ट सेटिस्फाई होता है तो 0 सॉल्यूशन आ जाता है, तो यानी कि आपका u x y इस केस में 0 आता है, तो वो आपकी यहाँ पर फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड केस पर। थर्ड मतलब कि k की वैल्यू क्या है, माइनस एम स्क्वायर और m क्या है, नॉन जीरो। तो जो x वाली कंडीशन ये है, इसका सॉल्यूशन आएगा आपका ये।
अब इसमें पहले x0 को 0 पुट करा तो उससे C5 क्या बन गया आपका 0, फिर xa को 0 पुट करा और C5 को 0 पुट करने से आपका ये इस पर रिड्यूस कर गया। अब C6 तो 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि C6 0 होने से x0 सॉल्यूशन बन जाएगा, तो इसका मतलब साइन MA 0 होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई, और n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैं ये m की वैल्यू इस सॉल्यूशन में रिप्लेस कर दूं तो हर n के लिए एक x आ रहा है, तो मैंने उसे xnx में नोटेशन दे दी। xnx क्या बन जाएगा? देखो C5 तो यहाँ 0 है ही, आपका एक्चुअल तो है C6 sin mx। अब क्योंकि m की जगह मैं पुट कर रही हूँ n पाई बाय a, और हर n के लिए यहाँ एक वैल्यू आएगी, तो मैंने इस कांस्टेंट की भी नोटेशन क्या यूज कर ली? an, कि हर n के लिए जो डिफरेंट कांस्टेंट आएगा उसे भी हमने an से डिनोट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ 8th इक्वेशन आपकी क्या है? हम जरा बैक आते हैं। हाँ जी, देखिए ये है आपकी 8th इक्वेशन। अभी तक आपने x वाला पार्ट सॉल्व किया था, अभी हम y वाला पार्ट भी सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इस पर अपनी 3rd और 4th इक्वेशन में जो कंडीशंस गिवन है वो अप्लाई करेंगे। आपका x वाला सॉल्यूशन पार्ट आ ही चुका है, और y और x जब दोनों आ जाएंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जो आपकी 8th इक्वेशन है उसमें जो k यूज हो रहा था, अब इस पार्ट में उसकी वैल्यू है -m², और m की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं n पाई बाय a, तो उसकी वैल्यू होगी -n² पाई स्क्वायर बाय a²। तो जो 8th इक्वेशन में -k था आपका, वो इक्वेशन इस पर रिड्यूस कर गई है। अब यहाँ भी आपने नोट कीजिए कि अब जो आपकी लास्ट इक्वेशन आई थी, इक्वेशन अभी जिसका हम y की फॉर्म में सॉल्यूशन निकाल रहे थे, वो इक्वेशन हर n की वैल्यू के लिए आपको एक इक्वेशन देगी। तो आपकी जो इक्वेशन थी वो एक्चुअल में क्या थी? y डबल डैश माइनस n² पाई स्क्वायर बाय a² इंटू y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब अगर आप इससे सॉल्यूशन निकालेंगे तो मान लो मैं इसे लिख दूं, डी डैश की वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास? n पाई बाय a और प्लस माइनस का साइन। इस इक्वेशन के आप रूट्स निकालेंगे तो ये बनेंगे। तो एक्चुअल में आपका बनना था c1 e की n पाई y बाय a और c2 e की माइनस n पाई y बाय a, लेकिन ये वैल्यू हर n की एक वैल्यू के लिए वैल्यू आ रही है, तो एक्चुअल में ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो हमने यहाँ पर n पर काउंटर चलाते हुए कांस्टेंट को भी Cn और Fn यूज कर लिया, कि जब आप n को 1 लोगे तो 2 कांस्टेंट आएंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे तब फिर 2 कांस्टेंट्स आएंगे, तो एंड सो ऑन, ये वाली कंडीशंस आपकी चलती रहेंगी। फिर आपकी इक्वेशन 3rd में जो कंडीशन गिवन थी, अब इसने इसे क्या करा कि जब y 0 है तो आंसर 0 आ रहा है, अब उसी कंडीशन को ये रिड्यूस कर रहा है y पे। तो अब जरा देखो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट 0 है, x 0 हो नहीं सकता क्योंकि उससे आपका सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, तो मतलब y 0 क्या है आपका? 0 के इक्वल। अब मैं इस कंडीशन को इस इक्वेशन पर अप्लाई करती हूँ, तो बोथ साइड जैसे ही मैं स्मॉल y को 0 पुट करूँ, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो लेफ्ट साइड तो हो गई 0, और राइट साइड में जैसे ही मैंने y को 0 पुट करा, देखो e की पावर 0 क्या हो गया? 1, और e की माइनस 0 भी 1, तो ये आपका बच गया en प्लस fn। तो यहाँ से आ गया en इज इक्वल टू माइनस fn। ये वाली वैल्यू मैंने इक्वेशन 11th में रिप्लेस कर दी, यानी कि कांस्टेंट सिंगल एक कांस्टेंट पर रिड्यूस कर गया। अब यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है कि आपका जो एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला है आपका e की पावर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा के, और e की पावर माइनस थीटा में आपका हो जाता है कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जरा देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? e की थीटा माइनस e की माइनस थीटा। सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। तो ये एक आपकी आइडेंटिटी बन गई है, जब e की पावर में आयोटा थीटा होता है
तो आपके साइन और कॉस फंक्शन आते हैं। जब ई की पावर में सिर्फ थीटा यूज होता है तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस आते हैं। इन फंक्शंस को आपने सेकेंड सेमेस्टर में ही अपने नंबर थ्योरी और टिग्नोमेट्री वाली बुक में डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो इस पार्ट को मैंने क्या पुट कर दिया, en तो था ही, इसको 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो अब आपका जो un था वो xn और yn का प्रोडक्ट था, ये मैंने xn की वैल्यू पुट करी, ये yn की वैल्यू पुट करी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो an और en है, इन कांस्टेंट को मैं कंबाइंड करके नया कांस्टेंट क्या नाम रख देती हूँ, bn। और ये मैंने मेंशन कर दिया कि bn की वैल्यू क्या है, 2an en, और ये वाला पार्ट एज इट इज। तो दिस गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ 1 satisfying the boundary condition सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन अभी एक कंडीशन है जिसे आपका अप्लाई करना रहता है। उससे पहले हम फिर बिल्कुल जैसे हीट और वेव इक्वेशन के केस में किया था, तो un जो है हर n के लिए एक सॉल्यूशन है। तो अगर मैं इस un का समेशन निकाल लूँ तो जो u आएगा वो भी सॉल्यूशन होगा। तो ये आ गया आपका रिजल्ट, where bn is a constant which can be determined using condition 4। अब कंडीशन 4 में आपको क्या गिवन था कि जैसे ही मैं इस फंक्शन में x की जगह b पुट कर दूं, तो आपने देखो राइट साइड पर भी x की जगह क्या पुट कर दिया, सॉरी y की जगह जैसे ही हम b पुट करेंगे तो पुट करने पर, तो यहाँ पर हमने y की जगह b पुट कर दिया है। तो पुट करने के बाद हम आगे फर्दर सॉल्व, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर हमने वैल्यू पुट कर दी f ऑफ x। अब ये जो आपका पार्ट है bn और ये जो साइन हाइपरबोलिक पाई n पाई b बाई a, ये सारा कांस्टेंट पार्ट है। तो मैंने अभी सभी को कंबाइंड करके नया कांस्टेंट क्या नाम रख दिया, dn, और x वाला पार्ट रख लिया एज इट इज। तो यानी कि अब लेफ्ट साइड पर है आपका fx और राइट साइड पर है ये सीरीज। अब आपको dn की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला हमने अपने फर्स्ट वीडियो जो थी आपकी 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख के इसे स्टडी कर सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे साइन n पाई x बाय a से मल्टीप्लाई करके टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करके हम निकालते हैं। ये आपकी हाफ फोरियर साइन सीरीज है, उसकी टेक्निक को यूज करते हुए इसे डिराइव किया गया है। तो यहाँ मैं इसे दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग dn क्या होता है, 2 बाई a लिमिट 0 टू a, लेफ्ट साइड वाला ये f ऑफ x और ये आपका फंक्शन। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास f ऑफ x फंक्शन तो नहीं है तो आपको इसे एज इट इज रखना होगा। लेकिन जब आप अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और उनमें f ऑफ x फंक्शन की कोई वैल्यू गिवन होगी तो वो हम यहाँ पर पुट करके रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब dn है आपका, ये dn हमने पुट करा था bn साइन हाइपरबोलिक n पाई b बाई a को। तो bn की वैल्यू आ गई, ये जो कांस्टेंट है इसको हम यहाँ ले आएंगे लेफ्ट साइड पर। अब ये वैल्यू जो आ रही है आपके पास 14th में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 12th में पुट करूं। 12th इक्वेशन कौन सी थी, जिसमें हमने u की फॉर्म में इस लाप्लास इक्वेशन का क्या निकाला था, जनरल सॉल्यूशन। तो उसमें जैसे ही आपका ये सॉल्यूशन आया हुआ था तो उस सॉल्यूशन में हमने प्रूव कर दिया कि bn की वैल्यू क्या है, आपकी ये वैल्यू है। तो ये आपका गिवन लाप्लास इक्वेशन का जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। थैंक यू।